बचपन से हमें एक ही लाइन रटाई गई कि जो जीता वही सिकंदर। कहा गया कि सिकंदर ने पोरस को हरा दिया, उसका राज्य उसको वापस कर दिया और फिर भारत से लौट गया। लेकिन यहाँ एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब कई लोगों को ठीक से कभी पता ही नहीं चलता। सवाल ये कि अगर सिकंदर सचमुच जीत गया था तो फिर वो गंगा तक, मतलब भारत के सेंटर तक क्यों नहीं पहुंचा? आखिर ऐसा क्या हुआ कि दुनिया को जीतने निकला राजा 3 दिन तक अपने तंबू से बाहर ही नहीं निकला? क्यों डर गया था सिकंदर? दुनिया भर में जो काम कोई नहीं कर सका वो काम भारत में किसने किया? किसने सिकंदर को डराया? क्या इसकी वजह पोरस था? क्या वो मगध के नाम का खौफ था? क्या 6000 हाथियों की सेना की खबर थी? या फिर असली वजह कुछ और थी? आज के इस वीडियो में हम किसी एक दावे को साबित नहीं करेंगे, बल्कि इतिहास के सबसे भरोसेमंद यूनानी और रोमन सोर्सेस की मदद से एक एक परत खोलेंगे और आखिर में खुद आप तय करेंगे कि सिकंदर भारत से लौटा या भारत ने उसे डराकर लौटा दिया। ये कहानी किसी राजा के महान होने की कहानी नहीं है। ये कहानी उस कीचड़ और दलदल की है जहां वेस्ट की एक अजेय सेना का गुरूर दफन हो गया। आज हम उन मिथकों को तोड़ेंगे जिन्हें या तो वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने अपनी महानता दिखाने के लिए गढ़ा या फिर आज के दौर में बिना फैक्ट्स के उछाला जा रहा है। ये सब जानेंगे आज के वीडियो में, तो वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि अपना इतिहास नहीं जानोगे तो खुद को कैसे पहचानोगे। मई का महीना था और साल था 326 ईसा पूर्व। उस समय सिकंदर दुनिया का सबसे कामयाब सेनापति बन चुका था। 8 साल से लगातार वो जंग जीतता आ रहा था। इजिप्ट, फारस और बैक्ट्रिया, हर जगह वही कहानी। अब उसे लगने लगा था कि दुनिया में कोई ऐसी सेना बची ही नहीं थी जो उसे रोक सके। लेकिन भारत उसकी पिछली सभी लड़ाइयों से अलग था और उसे शायद अंदाजा भी नहीं था इस बात का। सिकंदर अपने घमंड में साम्राज्य को आगे बढ़ाता ही नहीं जा रहा था, बल्कि किसी को कुछ ना समझने के मुकाम पर पहुंच चुका था। उसे लगने लगा था कि वो कोई आम इंसान नहीं है। इजिप्ट के सीवा में मौजूद अम्मान के मंदिर में जाने के बाद उसने खुद को भगवान जूस और अम्मोन का अवतार घोषित कर दिया। उसका घमंड इतना बढ़ चुका था कि उसने अपने ही पुराने और वफादार जनरलों की हत्या करवा दी। सिकंदर से पहले के ग्रीक ज्योग्राफर जैसे कि हेरोडोटस ने यह तक मान्यता बना रखी थी कि ईस्ट में भारत एक बहुत बड़ा, अमीर और आबाद देश है जिसके आगे समुद्र है। सिकंदर इसी छोर को जीतकर इतिहास में हमेशा के लिए अमर होना चाहता था। लेकिन सिकंदर का सपना सिर्फ ज़मीन जीतना नहीं था, उसे भारत के सोने, मसालों और बाकी कई इंपॉर्टेंट चीज़ों पर कब्जा करने की महत्वाकांक्षा भी थी। लेकिन इस टारगेट को हासिल करने के लिए सिकंदर के सामने भी चैलेंजेस कम नहीं थे। करीब 8 सालों से लगातार जंग लड़ने के बाद सिकंदर की सेना हिंदू कुश के बर्फीले पहाड़ों को पार कर रही थी। फारस का बहुत बड़ा एम्पायर जीतने के बाद उनके पास हथियारों, खजाने या नए सैनिकों की कोई कमी नहीं थी। लेकिन मैसिडोनिया से निकले ये सैनिक लगातार जंग लड़ रहे थे। उनकी मेंटल और फिजिकल थकान उन पर भारी पड़ने लगी। हिंदू कुश के पार भारत की कई कहानियां इन्होंने सुन रखी थी। भारत का उत्तर पश्चिमी इलाका कभी उसी हकमानी साम्राज्य का हिस्सा होता था जिसे सिकंदर ने अभी अभी जीता था। इनके पास इस इलाके के नक्शे और लोकल जासूस दोनों मौजूद थे। हालांकि सिकंदर जब यहाँ आया तो उसे एकदम डिफरेंट पॉलिटिक्स का सामना करना पड़ा। सिकंदर समझ चुका था कि भारत में जंग सिर्फ हथियारों से नहीं, बल्कि एक नई स्ट्रैटेजी से लड़ी जानी थी। यहीं से इतिहास के उस नए चैप्टर की शुरुआत होती है जो झेलम की लड़ाई पर खत्म नहीं होता, बल्कि उससे कहीं आगे तक जाता है। भारत में एंट्री करने से पहले ही सिकंदर का माइंड गेम शुरू हो चुका था। प्राचीन यूनानी इतिहासकार एरियन अपनी किताब एनाबेसिस में बताते हैं कि उस समय तक्षशिला का राजा आम्भी था। तक्षशिला ट्रेड का बहुत अमीर और बड़ा सेंटर था, लेकिन आम्भी बुरी तरह से फंसा हुआ था। उसके 2 बड़े दुश्मन पोरस और पहाड़ी राजा अभिसार उन्हें घेर कर रखे हुए थे। आम्भी को पता था कि वो इन दोनों से अकेले नहीं लड़ सकते, इसीलिए इन्होंने सिकंदर के तक्षशिला पहुंचने का इंतजार नहीं किया, बल्कि बहुत ही पहले अपने लोग भेजकर सिकंदर से हाथ मिला लिया। आजकल इसे भारत का पहला देशद्रोह या गद्दारी कह दिया जाता है, लेकिन ये लॉजिक पूरी तरह से गलत है। 326 ईसा पूर्व में भारत जो है वो आज जैसा कोई एक देश नहीं था। तक्षशिला और पोरस का राज्य 2 बिल्कुल अलग और आज़ाद देश थे जो एक दूसरे के कट्टर दुश्मन थे। आम्भी ने डर के मारे सरेंडर नहीं किया, बल्कि ये उसकी एक सोची समझी पॉलिटिक्स थी। सिकंदर को आम्भी ने चांदी, हाथी और सेना के लिए बहुत सारा राशन दिया। बदले में एक पक्की डील की। सिकंदर को पोरस से लड़ने के लिए एक सेफ जगह मिल गई,
बदले में सिकंदर ने आंभी की गद्दी नहीं छीनी, बल्कि उसे बहुत सारा खजाना दिया और पोरस से बचाने की गारंटी भी दी। असल में आंभी ने अपनी कुर्सी बचाने और दुश्मन को खत्म करने के लिए सिकंदर का हथियार की तरह इस्तेमाल किया। तक्षशिला के इस राजा ने सिकंदर को भारत के अंदरूनी रास्तों और पोरस की सेना की पूरी खुफिया जानकारी दे दी। इसके बाद सिकंदर ने पोरस को एक डायरेक्ट मैसेज भिजवाया। उसने कहलवाया कि वो विश्व विजेता है, इसलिए पोरस चुपचाप उसकी अधीनता मान ले और टैक्स दे। लेकिन यूनानी इतिहासकार प्लूटार्क के मुताबिक पोरस का जवाब बहुत ही साफ और खतरनाक था। पोरस ने कहा कि वो सिकंदर से अपनी सीमा पर जरूर मिलेगा, लेकिन खाली हाथ नहीं बल्कि हथियारों के साथ। सिकंदर के सामने पहली बार ऐसा राजा आया जो झुकना ही नहीं चाहता था, और इसी युद्ध के बाद वो घटना हुई जिसने पहली बार सिकंदर की सेना को विद्रोह करने पर मजबूर कर दिया। लेकिन उससे पहले कि ये लड़ाई हुई कैसे, उसको जान लेते हैं। ग्रीक इतिहासकार मानते हैं कि पोरस कोई आम राजा नहीं था। करीब 7 फुट की कदकाठी वाला पोरस एक बहुत ताकतवर और निडर योद्धा था। पोरस के पास युद्धक हाथी थे। उसने तय कर लिया था कि लड़ाई होगी तो उसकी अपनी शर्तों पर होगी। आंभी ने जहां डिप्लोमेसी से अपनी कुर्सी बचाई थी, वहीं पोरस ने तय किया कि वो सिकंदर को उसी की भाषा में जवाब देगा और आर पार की जंग लड़ेगा। लेकिन सिकंदर ने गुस्से में आकर कोई जल्दबाजी नहीं की। वो एक चालाक रणनीतिकार था जिसने पूरी प्लानिंग के साथ अपनी सेना को आगे बढ़ाया। सिकंदर और पोरस की सेनाएं आज के पाकिस्तान में झेलम नदी के किनारे आकर आमने सामने खड़ी हुई। यूनानी इस नदी को हाइडेस पीस कहते थे। रोमन इतिहासकार कर्टियस के मुताबिक मई का महीना खत्म हो रहा था, हिमालय की बर्फ पिघल रही थी और मॉनसून की शुरुआत से नदी भयंकर उफान पर थी। पोरस ने जानबूझकर इस मौसम का फायदा उठाया। वो जानता था कि ये उफनती नदी और किनारों का कीचड़ सिकंदर के लिए सबसे बड़ी रुकावट बनेगा। सिकंदर नदी के पश्चिमी किनारे पर था और पोरस पूर्वी किनारे पर। पोरस ने नदी के सारे घाटों पर कड़ी नज़र रखी हुई थी। एरियन लिखते हैं कि उसके मोर्चे पर 200 से ज़्यादा युद्धक हाथी एक मजबूत दीवार की तरह खड़े थे। सिकंदर के लिए ये एक ऐसा चक्रव्यूह था जिसे तोड़ना लगभग इम्पॉसिबल था। सिकंदर की सबसे बड़ी ताकत उसकी घुड़सवार सेना, जिसे कंपेनियन कैवेलरी कहा जाता था, वो थी। लेकिन घोड़े हाथियों की गंध और आवाज़ से इतना डरते थे कि सामने से हमला करने पर ही वो नदी में पैनिक कर जाते। अगर सिकंदर नावों से नदी पार करने की थोड़ी भी कोशिश करता तो हाथी किनारे पर ही उसकी सेना को बुरी तरह कुचल देते। कुल मिलाकर पोरस के हाथी और झेलम का पानी दोनों सिकंदर का रास्ता रोके खड़े थे। हफ्तों तक दोनों सेनाएं उफनती नदी के आर पार एक दूसरे को घूरती रही। खराब मौसम और कीचड़ ने यूनानी सैनिकों की हालत खराब जरूर कर दी, लेकिन तक्षशिला से आ रही रसद के कारण उनके पास राशन की कोई कमी नहीं थी। पहली बार सिकंदर को महसूस हुआ कि भारत पर्शिया नहीं है, यहाँ उसकी सबसे बड़ी ताकत ही बेकार हो रही थी। सिकंदर को समझ आ गया था कि सीधे नदी पार करना यानी एक तरह का सुसाइड होगा। इसीलिए उसने यहाँ अपनी तलवार से ज़्यादा अपने शातिर दिमाग का इस्तेमाल करना शुरू किया और एक खतरनाक माइंड गेम शुरू किया। सिकंदर के इस माइंड गेम का जिक्र करते हुए एरियन बताते हैं कि सिकंदर ने हफ्तों तक हर रात अपनी सेना की एक टुकड़ी को नदी के किनारे ऊपर की तरफ भेजा। वो सैनिक रात के अंधेरे में खूब ढोल बजाते, शोर मचाते और मशाले जलाते। पोरस को लगता कि सिकंदर हमला करने वाला है और वो अपनी सेना को उस दिशा में दौड़ा देता, लेकिन सिकंदर की सेना नदी पार नहीं करती। वो बस पोरस और उसकी सेना की नींद हराम कर रहा था। हफ्तों तक यही ड्रामा चलता रहा। आखिरकार पोरस इस झूठे अलार्म का आदी हो गया। उसने इन आवाज़ों पर ध्यान देना कम कर दिया। उसे लगा कि सिकंदर में नदी पार करने की हिम्मत नहीं है, वो बस उसे डराने की कोशिश कर रहा है। बस यही वो मौका था जिसका सिकंदर को बेसब्री से इंतजार था। उसने फिर एक ऐसी चाल चली जो किसी बड़े जुए या गैम्बल से कम नहीं थी। तूफान और बेहिसाब बारिश की एक रात को सिकंदर ने अपना प्लान अंजाम दिया। पोरस को धोखा देने के लिए उसने अपना शाही तंबू अपनी जगह पर ही लगा रहने दिया और अपने सेनापति क्रेटस को मेन कैंप में छोड़ दिया ताकि पोरस को लगे कि सिकंदर सो रहा है। इसके बाद सिकंदर अपनी सेना के एक छोटे और सबसे तेज हिस्से करीब 15,000 सैनिकों को लेकर नदी के किनारे किनारे 17 मील दूर चला गया। वहां नदी के बीच एक छोटे से आइलैंड की आड़ में इन्होंने नदी को पार करना शुरू किया। बारिश और बादलों की गरज में नावों और सैनिकों की आवाज़ दब गई। पैदल सैनिकों ने जानवरों की खालों में भूसा भरकर उसे ट्यूब की तरह इस्तेमाल किया और उफनती नदी में छलांग लगा दी। लेकिन नदी सिर्फ एक अकेला रिस्क नहीं थी,
मौत का खतरा हर कदम पर था। अगर पोरस को थोड़ी सी भी भनक लग जाती तो सिकंदर की ये टुकड़ी नदी में ही मारी जाती। लेकिन यहाँ पर किस्मत ने सिकंदर का साथ दिया। सुबह होने तक वो नदी पार कर चुका था। जब पोरस को इसकी खबर मिली तो उसे लगा कि ये सिर्फ ध्यान भटकाने के लिए आई कोई छोटी टुकड़ी है और सिकंदर अभी भी नदी के उस पार है, क्योंकि उसका टेंट अभी भी वहीं लगा हुआ था। पोरस ने इस टुकड़ी से लड़ने के लिए अपने बेटे को 2000 घुड़सवारों और 120 रथों के साथ भेजा। यहीं पर उससे एक ऐतिहासिक भूल हुई। सिकंदर हथियार ताने पूरी तरह तैयार खड़ा था। कर्टियस बहुत डिटेल में बताते हैं कि रात भर हुई बारिश की वजह से ज़मीन पूरी तरह कीचड़ और दलदल बन चुकी थी। पोरस के भारी रथ, जो सूखी ज़मीन पर तो खतरनाक हथियार से कम नहीं थे, वो उस कीचड़ में बुरी तरह से धंस गए। उनके पहिए जाम हो गए। सिकंदर के एक्सपीरियंस्ड घुड़सवारों ने चारों तरफ से पोरस के बेटे को घेर लिया। पोरस का बेटा बहादुरी से लड़ा, लेकिन उसी कीचड़ में मारा गया। अपने जवान बेटे की मौत पोरस के लिए एक बहुत बड़ा झटका थी, लेकिन पोरस के पास शोक मनाने का टाइम नहीं था। पोरस ने तुरंत अपनी मेन सेना को सिकंदर की तरफ बढ़ने का आदेश दिया। अब उस ग्रीक राजा के सामने पोरस खड़ा था, जो अपनी ज़मीन बचाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। यह प्राचीन इतिहास के सबसे भयानक युद्धों में से एक युद्ध था। पोरस ने एक बहुत ही खतरनाक चक्रव्यूह रचा। उसने अपने करीब 200 हाथियों को हर 50 से 100 फीट की दूरी पर एक लाइन में खड़ा कर दिया। 2 हाथियों के बीच की खाली जगह में पैदल सैनिक तैयार थे, जिनके हाथों में भारी तलवारें और भाले थे। सामने से देखने पर यह कोई सेना नहीं, बल्कि एक चलता फिरता किला जैसा लग रहा था। इसमें हाथी दीवार की तरह और सैनिक टावर की तरह खड़े थे। यह टक्कर इतनी भयानक थी कि यूनानी इतिहासकार कर्टियस ने इस युद्ध के मैदान को किसी आम जंग की बजाय एक खौफनाक कसाई खाना कहा है। जब यूनानी सैनिक हाथियों के सामने आए तो उनका शुरुआती फॉर्मेशन बुरी तरह टूट गया। रोमन इतिहासकार कर्टियस अपनी किताब में लिखते हैं कि हाथियों ने यूनानी सैनिकों को सूंड से जकड़कर हवा में उछाला और पैरों तले कुचल दिया। लेकिन सिकंदर की सेना जल्दी ही संभल गई और यूनानी सैनिकों ने अपने 18 फुट लंबे भालों यानी सरिसा की एक घनी दीवार बना ली। सिकंदर के घोड़े हाथियों के पास जाने से डर रहे थे, इसलिए उसने एक बहुत शातिर चाल चली। एरियन, जिन्होंने खुद सिकंदर के जनरलों के नोट्स पढ़कर इतिहास लिखा, वो बताते हैं कि सिकंदर ने अपनी सेना को हाथियों की बजाय उनके ऊपर बैठे महावत को मारने का आदेश दिया। जब महावत तीरों से मारे गए तो हाथी बेकाबू हो गए। इसके बाद यूनानियों ने हाथियों के पैरों और आंखों पर तीरों और भालों की बारिश कर दी। यही पोरस की सबसे बड़ी ताकत उसकी सबसे बड़ी कमजोरी बन गई। कर्टियस के मुताबिक दर्द से पागल और बिना महावत के छटपटाते हुए हाथियों ने पीछे मुड़कर अपनी ही भारतीय सेना को कुचलना शुरू कर दिया। कर्टियस के मुताबिक दर्द से पागल और बिना महावत के छटपटाते हुए हाथियों ने पीछे मुड़कर अपनी ही पोरस की सेना को कुचलना शुरू कर दिया। पोरस के अपने ही सैनिक हाथियों के तले पैरों तले कुचले जाने लगे और पूरा मैदान चीखों और खून से भर गया। इन सबके बीच पोरस अपने सबसे बड़े हाथी पर सवार होकर बीच मैदान में डटा रहा। एरियन बहुत क्लियरली लिखते हैं कि पोरस ने एक बेहतरीन और जिसे ना भेदा जा सके वैसा कवच पहना हुआ था, जिस पर दुश्मन के तीर बेअसर थे। उसे सिर्फ एक गहरा घाव लगा था उसके दाहिने कंधे पर, क्योंकि वही हिस्सा कवच से बाहर था। प्लूटार्क लिखते हैं कि शरीर से बहुत ज़्यादा खून बह जाने के बावजूद पोरस ने हथियार नहीं डाले। वो निडर राजा आखिरी दम तक अपने हाथी पर बैठा दुश्मनों पर भाला फेंकता रहा। वो तब तक भाले फेंकता रहा जब तक कि वो बेहोश होकर गिरने की हालत में नहीं आ गया। खून से लथपथ पोरस ने इतनी आसानी से सरेंडर भी नहीं किया। एरियन लिखते हैं कि सिकंदर ने पोरस को जंग रोकने के लिए मनाने के लिए सबसे पहले तक्षशिला के राजा आंभी को भेजा। अपने कट्टर दुश्मन आंभी को सामने देखकर पोरस इतना भड़क गया कि उसने आंभी पर ही अपना भाला फेंककर मार दिया। इस हमले में आंभी की जान बाल बाल बची। इसके बाद सिकंदर ने पोरस के एक पुराने दोस्त मेरोस को दूत बनाकर भेजा। मेरोस के बहुत समझाने के बाद पोरस आखिरकार अपने हाथी से नीचे उतरे। जब पोरस को सिकंदर के सामने लाया गया तब वो बहुत पॉपुलर बातचीत हुई, जिसकी कहानी आप सब ने सुनी होगी। प्लूटार्क बताते हैं कि सिकंदर ने पूछा, तुम्हारे साथ कैसा सलूक किया जाए? पोरस ने गर्दन ऊंची रखकर जवाब दिया, वैसा ही जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। इतिहास की किताबों में अक्सर यह मेलोड्रामा पढ़ाया जाता है कि सिकंदर पोरस की बहादुरी से इतना पिघल गया कि उसने दया खाकर उसका राज्य वापस लौटा दिया। लेकिन जियोपॉलिटिक्स में फैसले इमोशन या दया से नहीं होते, बल्कि डिप्लोमेसी और प्रॉफिट से होते हैं। सच्चाई असल में यह थी कि पोरस को माफ़ करना सिकंदर की पॉलिटिकल मजबूरी थी। सिकंदर को आगे भारत के अंदरूनी हिस्सों में बढ़ना था और वो अपने पीछे पंजाब में कोई पब्लिक रेवेलियन यानी जन विद्रोह या छापा मार जंग नहीं झेल सकता था।
इसके अलावा सिकंदर यहाँ बैलेंस ऑफ पावर का भी गेम खेल रहा था। अगर वो पोरस को मार देता तो तक्षशिला का राजा आम्भी उस पूरे इलाके का इकलौता ताकतवर राजा बन जाता। इसलिए सिकंदर ने पोरस को न सिर्फ उसका राज्य लौटाया बल्कि आसपास के कई और इलाके जीतकर उसको वापस दे दिए। इस तरह सिकंदर ने एक तीर से दो शिकार किए। पोरस के रूप में उसे अपनी सप्लाई लाइन सेफ रखने के लिए एक ताकतवर सामंत मिला और आम्भी की ताकत पर लगाम लगाने के लिए एक मजबूत दीवार भी। ये सिकंदर की कोई दया नहीं थी, ये एक विशुद्ध पॉलिटिकल डील थी। सिकंदर जानता था कि पोरस को दोस्त बनाए बिना पीछे की सप्लाई लाइन सुरक्षित रखना नामुमकिन है। लेकिन क्या ये जंग सिकंदर की एक क्लियर जीत थी? इस सवाल पर हिस्टोरिकल फैक्ट्स और नेशनलिस्ट क्लेम आपस में उलझ जाते हैं। कुछ क्लेम कहते हैं कि पोरस ने असल में सिकंदर को हरा दिया था। हालांकि ये बहुत पुराना क्लेम है और इतिहासकार इस दावे को खारिज कर चुके हैं। अगर पोरस जीता था तो उसने सिकंदर के नाम के सिक्के क्यों चलने दिए? आज भी डेकाड्राकम नाम के प्राचीन सिक्के मिलते हैं जिन्हें सिकंदर ने अपनी जीत की खुशी में बनवाया था। इन पर एक ग्रीक घुड़सवार को पोरस के हाथी पर हमला करते हुए दिखाया गया है। इसके अलावा कोई भी जीता हुआ राजा हारे हुए राजा के कंट्रोल में एक छत्रप या गवर्नर बनकर काम करने को राजी क्यों होगा? A.B. बॉसवर्थ और J.F.C. फुलर जैसे मॉडर्न मिलिट्री हिस्टोरियन कहते हैं कि मिलिट्री टैक्टिक्स के मामले में सिकंदर ने ही ये जंग जीता था। इतिहासकार एरियन के अनुसार पोरस के 20,000 से ज़्यादा सैनिक और उसके 2 बेटे इस जंग में मारे गए थे। लेकिन अब अगर देखें तो कहानी इतनी सीधी भी नहीं थी। पोरस की हार ही सही, लेकिन झेलम की लड़ाई से यूरोप का मिथक भी टूटता है। वो मिथक जो कहता है कि सिकंदर अजेय था। सच ये है कि पोरस की असली जीत जंग के मैदान में भले नहीं हुई, लेकिन सिकंदर की सेना के दिमाग में ज़रूर हुई थी। प्लूटार्क बहुत साफ शब्दों में लिखते हैं कि पोरस के साथ हुए इस खूनी संघर्ष ने मैसिडोनियन सैनिकों का मनोबल पूरी तरह कुचल दिया था। फारस को आसानी से रौंदने वाले ग्रीक सैनिक भारत के कीचड़ में हाथियों के पैरों तले कुचले जाने से अंदर तक कांप गए थे। झेलम की जंग के कई महीनों बाद जब सिकंदर की सेना ब्यास नदी पर पहुंची तो ग्रीक जासूसों ने एक ऐसी खबर दी जिसने उनके होश उड़ा दिए। जासूसों ने बताया कि गंगा के उस पार मगध का बहुत विशाल नंद साम्राज्य है। इस साम्राज्य के राजा का नाम धनानंद है। प्लूटार्क और डियोडोरस के अनुसार नंदों के पास 2 लाख पैदल सैनिक, 80,000 घुड़सवार, 8,000 रथ और 6,000 युद्धक हाथी थे। अब इमेजिन करो, जिस सेना की रूह पोरस के सिर्फ 200 हाथियों ने कपा दी थी, वो 6,000 हाथियों की बात सुनकर किस कदर डर गई होगी। लगातार 70 दिनों की बारिश, जंग खाए हथियारों और बीमारियों से टूट चुके सैनिकों ने आगे बढ़ने से साफ इनकार कर दिया। सेना के जनरल कोइनस ने सिकंदर के मुंह पर कह दिया कि हम एक कदम आगे नहीं बढ़ेंगे, हमें घर जाना है। कोइनस कोई आम बागी सैनिक नहीं था दोस्तों, वो सिकंदर के सबसे पुराने और भरोसेमंद जनरलों में से एक था। इसने झेलम के युद्ध में सिकंदर की जीत में सबसे बड़ा रोल निभाया था। एरियन लिखते हैं कि कोइनस ने सिकंदर से कहा, हम में से कितने बचे हैं जो तुम्हारे साथ मैसिडोनिया से निकले थे? हमारे शरीर पर अब और घाव सहने की जगह नहीं है। हे राजा, अब हमें घर जाने दो। ये सेना की बगावत नहीं बल्कि अपनों के सामने पूरी तरह से टूट जाना था। इतिहासकार बताते हैं कि सिकंदर ने अपनी सेना को इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए 3 दिन तक अपने तंबू में रोने और गुस्सा करने का ड्रामा किया। लेकिन जब सेना टस से मस नहीं हुई तो विश्व विजेता सिकंदर को अपनी इज्जत बचाने के लिए धर्म का सहारा लेना पड़ा। उसने ऐलान किया कि देवताओं के शकुन आगे बढ़ने के पक्ष में नहीं हैं और वापसी का आदेश दे दिया। अगर पोरस ने सिकंदर की सेना को इतना भारी मेंटल और फिजिकल नुकसान ना पहुंचाया होता तो शायद सिकंदर आगे बढ़ता और शायद उसे हार का सामना करना पड़ता। इस शायद के जवाब में हमें नहीं जाना चाहिए क्योंकि इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हालांकि सिकंदर के लौटने से एक बहुत बड़ा असर भारत की पॉलिटिक्स पर पड़ा। सिकंदर के इसी हमले और उसके फिर वापस लौटने की घटना ने अनजाने में भारत के पहले बड़े साम्राज्य की नींव रख दी। सिकंदर ने पंजाब और सिंध के तमाम राज्यों को तबाह करके एक पावर वैक्यूम बना दिया। जब वो वापस लौटा तो चंद्रगुप्त मौर्य ने इसी खालीपन का फ़ायदा उठाया और बिखरे हुए इलाकों को जोड़कर मौर्य साम्राज्य खड़ा कर दिया। यह ऐतिहासिक घटना यूरोपियन बायस और भारतीय हाइपर नेशनलिज्म दोनों से बहुत परे है। सिकंदर सामरिक रूप से एक जीनियस था जिसने नेचर और बहुत बड़ी सेना दोनों को मात दी, लेकिन पोरस स्ट्रैटेजिक रूप से या सामरिक रूप से इतना मजबूत था कि उसने हार कर भी अपना राज्य बचा लिया। दोस्तों, इतिहास कभी भी ब्लैक और वाइट में नहीं देखा जा सकता। असली सच्चाई हमेशा ग्रे एरिया में होती है।
यहाँ किरदार की अपनी मजबूरियाँ, अपने लालच और अपनी डिप्लोमेसी होती है। हमें ऐतिहासिक किरदारों को आज के मोरल स्टैंडर्ड के चश्मे से जज करने की बजाय उस टाइम की जियोपॉलिटिक्स और परिस्थितियों के हिसाब से समझना चाहिए। इसी वजह से मैं कहता हूँ कि इतिहास सिर्फ तारीखों का खेल नहीं है, ये इंसानी दिमाग, उसके घमंड और उसकी मजबूरियों की भी बहुत बड़ी कहानी कहती है। अब चाहे सिकंदर हो जिसकी सेना ने आगे बढ़ने से मना कर दिया, या फिर पोरस हो जिसने कुछ चीज़ों को समझने में भूल कर दी और उसका खामियाजा उसे हार के रूप में भुगतना पड़ा। तो दोस्तों, ये थी कहानी सिकंदर और हाइडेस्पीस या झेलम की लड़ाई की। आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और ऐसी इंटरेस्टिंग कहानियों के लिए, इतिहास से जुड़े रहने के लिए हिस्ट्री कनेक्ट को सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।